हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है झारखंड आरक्षी प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए वर्णमाला का क्लास 2 है। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। सारा क्लास यहाँ झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। सारा जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी पेपर 2 प्रैक्टिस शीट भी कराए जा रहेंगे। ठीक है, सारी क्लास यहाँ होंगे। देन एडी झारखंड क्लासेस के साथ अवश्य जुड़ें। तो चलिए विदाउट टाइम बर्बाद करे हुए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, वर्णमाला क्लास देखते हैं। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम लोग जानते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, क में हलंत, ख में हलंत। कहने का अर्थ ये है कि वर्ण किसे कहा जाता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, नहीं जिसे टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं खंड कर सकते हैं, नहीं उसे ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम क को देखते हैं तो क को हम तोड़ सकते हैं क्या चीज में, क में हलंत प्लस अ। परंतु ये क में हलंत को ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। देन ये क यानी कि क जो बनता है क में हलंत प्लस अ से मिलकर बना हुआ होता है। इन द सेम वे जितने स्वर हैं, वर्ण है ना, अ आ इ, ये सबको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लिपि को क्या कहा जाता है, वर्ण संकेत। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। वर्ण को कभी कभी अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को और क्या कहते हैं भाई, तो अक्षर भी कहते हैं। परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर भी होता है। वस्तुतः वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तब वह अक्षर हो जाता है। देखिए एक्चुअली अक्षर किसे कहते हैं हम लोग, तो जब वर्ण में स्वर जुड़ता है, ठीक है, वर्ण में जब स्वर जुड़ता है तब वो क्या कहलाता है, अक्षर। जैसे कि देखिए क में हलंत है ना, क में हलंत जैसे ये है, क में हलंत प्लस ख में हलंत ये वर्ण है, तथा क में हलंत प्लस अ अगर जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, पूरा क बन गया। इन द सेम वे ख में हलंत प्लस अ जोड़े तो पूरा अक्षर ख, यानी कि ये अक्षर हो गया। यानी वर्ण प्लस स्वर के जो जोड़ से जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अक्षर कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं जैसे ग में हलंत, इसका अर्थ ये होता है कि ये अकेला है, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता है। प्लस अ, ये क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए सभी स्वर वर्ण होते हैं और सभी स्वर वर्ण होते हैं और स्वर्ण युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट चलिए वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए यहाँ ये है कि वर्णों के व्यवस्थित मतलब कि व्यवस्थित ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से, है ना, वर्णों के समूह या समुदाय को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। वह आधार कौन कौन से हैं भाई, पहला जो है उच्चारण के आधार पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा लेखन कला के आधार पर। तो देखिए उच्चारण के आधार पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होता है। कितना, 45 यानी कि 45 होता है ना, 45 होता है। और उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या यही चलते हैं। 10 स्वर होता है और जिसमें 35 व्यंजन होते हैं, यानी कि 10 प्लस 35 आपको याद रख लेने हैं। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर भाई कितने होते हैं वर्णमाला, तो 52 होते हैं, 52 होते हैं। जैसे 13 स्वर हो गए, 35 हो गया व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। हम लोग आगे भी पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, 35 व्यंजन, 13 स्वर, सारी चीज अभी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए एडी झारखंड क्लासेस से ताकि आपको सारा जानकारी मिल सके। और इस बार वर्दी नहीं छूटेगा, बस यही संकल्प के साथ पढ़ना है और मेहनत खूब करना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, है ना। तो चलिए हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से भाई,
एक स्वर वर्ण होता है पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण, है ना। चलिए स्वर वर्ण की ओर चलते हैं। तो स्वर लेखन कला के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये लेखन कला के आधार पर हम लोग टोटल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ये कितना हो गया 13, है ना। स्वर कितने हो गए 13। आपको 13 पता चल गया ना कि कौन कौन है। हाँ चलिए अब व्यंजन की ओर चलते हैं हम लोग। व्यंजन व्यंजन कितने थे भाई, यहाँ हम लोग व्यंजन कितने देखे हैं 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है 35। सारे काउंट कर लीजिए, आपको 35 यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कवर्ग में 5 हो गए, चवर्ग में 5, टवर्ग में 1 2 3 4 5 6 और ये द्विगुण व्यंजन है। हमेशा याद रखिएगा कि द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है। तो ई यानी कि ड़ और ढ के नीचे बिंदु को क्या कहा जाता है अड़, है ना। जैसे कि पढ़ना, है ना। तो ये द्विगुण व्यंजन का यूज अगर पूछे कि पढ़ना में द्विगुण व्यंजन का यूज कहाँ हुआ है, तो अड़ जो है यहाँ क्या है द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। अब बात करते हैं तवर्ग में। तो तवर्ग में ये है त थ द ध न। वर्ग में प फ ब भ म है। यही चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। या दूसरा प्रश्न, दूसरा टाइप के प्रश्न जो पूछते हैं कि हिंदी में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4, है ना 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं ये भी पूछ दिया जाता है कि यह जो है कौन सा व्यंजन है, निम्न में से यह कौन सा व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है। और ये 4 कौन कौन से हैं य र ल व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। यही चलते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कहने का अर्थ ये है कि जिससे बोलने में उष्मा, है ना, उष्मा थोड़ा सा जो मतलब कि घर्षण, जिसे बोलने में घर्षण उत्पन्न हो, है ना, उष्मा थोड़ा सा उत्पन्न हो, घर्षण उत्पन्न हो, उसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे तालाबी श, मूर्धन श, श, ह, ये जो 4 हैं आपकी उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट चलते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। जैसे अक्ष, अक्ष जो है क में हलन प्लस मूर्धन स से मिलकर बना हुआ है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। आपसे प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि अक्षर कौन कौन से वर्ण के द्वारा या व्यंजन से मिलकर बना है। तो आपको क में हलन प्लस मूर्धन स, त्र यही त में हलन प्लस र के द्वारा बना है। य ज में हलन, ठीक है, ज में हलन प्लस इया, इसको क्या कहते हैं इया, है ना। स्र, यही चलते हैं स्र तालाबी स प्लस र से मिलकर बना है और ये टोटल हम लोग का संयुक्त व्यंजन है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग स्वर तथा उनका वर्गीकरण करते हैं और अच्छे से वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। क्लास में बने रहें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो 8863884281 पे आप कॉल से कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। और एडी क्लासेस ऐप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, आपको सारी क्लास वहाँ टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, देन ज्वाइन द टेस्ट। हरी, ठीक है। तो चलिए स्वर या स्वर तंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं तथा इनके उच्चारण में हवा यानी कि मुख विवर, जिसे कि मुख द्वार कहते हैं, वो अबाध गति से निकलती है। इनकी संख्या 11 होती है, ठीक है। स्वरों की संख्या जो होती है कितनी 11। स्वर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा भाई, एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। चलिए सारे चीज अभी हम लोग जानेंगे। ह्रस्व स्वर जिससे जिसके उच्चारण में, ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिसके उच्चारण में कम समय, है ना, एकदम थोड़ा समय लगता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। जैसे अ, इसको छोटी ई कहते हैं, छोटी ऊ री, ये क्या है ह्रस्व स्वर या मूल है, हम लोग को मूल स्वर है हम लोग का। नेक्स्ट दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में एकदम सिंपली भाषा में बात कर लें तो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, थोड़ा समय लग रहा है ना, टाइम टाइम ज़्यादा यहाँ हो रहा है।
ए, ए, ओ, औ इस प्रकार से लगते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वरों की रचना दो स्वरों को जोड़कर होती है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, है ना। दीर्घ स्वर की रचना जो होती है दो स्वरों को जोड़कर होती है, इसलिए संयुक्त स्वर कहा जाता है। और हम लोग संयुक्त व्यंजन भी पढ़ चुके हैं, संयुक्त स्वर भी पढ़ चुके हैं। एक प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर क्या कहते हैं इसको, तो देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ओम, है ना। इन स्वरों का जो उपयोग होता है मुख्यतः नाटक के संवादों या फिर योगा करने में होता है, ठीक है, अथवा किसी को पुकारने के लिए, है ना। जैसे किसी के नाम से हम लोग किसी को पुकार रहे हैं, तो वहां जो ऊंची आवाज होता है प्लस वो लंबा सुर जाता है, देन उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्लुप्त स्वर, है ना, प्लुप्त स्वर कहेंगे। नेक्स्ट, मुख विवर या फिर मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं वो चीज जानेंगे हम लोग। एक विवृत स्वर होता है, इसे ध्यान से सुनेंगे। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा पूरा खुलता है। कहने का अर्थ ये है कि जो स्वर के उच्चारण में पूरा मुख खुलता हो, जैसे कि आ, है ना, आ करने में हम लोग का पूरा मुख खुल रहा है, आ, इस प्रकार से आ, पूरा मुख द्वार खुल रहा है, देन ये विवृत स्वर है। आपको डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, तो आ है। नेक्स्ट, अर्ध विवृत स्वर किसे कहा जाता है, तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो। मुख द्वार कहने का अर्थ यह है कि मुख, जो स्वर के उच्चारण में मुख आधा खुलता हो वे क्या कहलाते हैं, वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ए, ओ, आ, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से देखेंगे हम लोग यहाँ ये चीज। समृद्ध, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, जानते हैं हम लोग, समृद्ध स्वर। ये सब सारे स्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इस स्वर को आप रट लेंगे, क्योंकि ये सब स्वर बार बार आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे ना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एकदम माइंड उस टाइम डाइवर्ट हो जाएगा डायरेक्टली अगर क्वेश्चन देखेंगे तो। समृद्ध स्वर किसे कहा जाता है, तो देखिए, समृद्ध स्वर उसे कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है ना, बंद के बराबर होता है, उन्हें समृद्ध, है ना, जो बंद के बराबर हो। जैसे ई ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इस प्रकार से इसे हम लोग छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इसे क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर। और समृद्ध स्वर की संख्या भी पूछ देता है तो 4 होता है। यही अर्ध विवृत स्वर की संख्या अगर हम लोग पूछे बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्वेश्चन में 4 होते हैं। और विवृत की अगर विवृत स्वर की संख्या पूछे तो सिर्फ एक होता है जो कि आ है, ठीक है, जिसमें पूरा मुख द्वार खुलता हो। मुख, मुख द्वार कहने का अर्थ है मेरा मुंह, है ना, हम लोगों का मुंह, जिससे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता हो, है ना, मुख द्वार आधा बंद रहता है, जिसमें बंद के बराबर होता है, उसे समृद्ध कहा जाता है। अर्ध समृद्ध, जिसमें आधा बंद रहता है, उसे अर्ध समृद्ध कहा जाता है। जैसे कि ए, ओ, और अब अर्ध समृद्ध की संख्या जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। अब चलिए, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, है ना, स्वरों की संख्या जान लेते हैं। तो अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, अग्र स्वर का अर्थ है कि जिह्वा का अग्रभाग ना उपयोग हो, अग्रभाग ऊपर उठता हो, उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में जिह्वा का आगे वाला भाग उठता है ना, जिह्वा का आगे वाला भाग उठता है। जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए। अगर ये करेंगे तो आप बोल कर देखिए, प्रैक्टिस, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आना तो आपको बोल कर देखना है, तो भाई आप जानिएगा तब ना, प्रैक्टिस के बारे में आप जानिएगा तब ना, ठीक है, तो आपको जानने जरूरी है यहाँ, ठीक है, आप जानिएगा समझिएगा तब तो। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ मध्य स्वर के बारे में। तो मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है, मतलब कि अपना नॉर्मल अवस्था में रहती है, वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, अगर अ बोलेंगे हम, अ बोलेंगे तो मध्य स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं
पश्च स्वर के बारे में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, मतलब कि पीछे का भाग, जिह्वा यानी कि जीभ का पीछे वाला भाग उठता है, उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ, आ, है ना, इस प्रकार से। एंड ये स्वर जाने के ओठों की स्थिति के आधार पर ये स्वरों को विभाजित किया गया है, वो भी जानेंगे अभी हम लोग। पहला जो है अवृत मुखी स्वर। ये अवृत मुखी स्वर क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ यानी कि वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, वो अवृत। जिसमें वृत्तमुखी में स्वर के उच्चारण में जो है मुंह गोला होता है, यानी कि वृत्त के आकार, सर्कल जैसा होता है होठ, है ना। और अवृत में सर्कल जैसा नहीं होता है, गोलाकार होठ नहीं होता है ना, बोलने में, उच्चारण करने में। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए। यही वृत्तमुखी के बारे में अगर बात कर ले तो 3 और 3 6, ये अवृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी है? 6 है, हमेशा याद रखेंगे। वृत्तमुखी स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ यानी कि वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ, आ, है ना, इस प्रकार से। तो यहां जो है ये 5 आपके वृत्तमुखी स्वर हैं। ठीक है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर ये जो है आपका यहाँ डिवाइड किया गया है, क्या चीज? स्वर को। जैसे कि निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती हो वो निर्नुनासिक यानी कि वो नासिक के द्वारा नहीं निकला हुआ है, या मौखिक स्वर कहा जाता है ना। जैसे कि अ, आ, छोटी, इस प्रकार से 3 यहाँ निर्नुनासिक या मौखिक स्वर हैं। दूसरा अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ऊ, इस प्रकार से। प्राणत्व के आधार पर यहाँ जो है ये स्वर को बांटा गया है। प्राण का अर्थ है हवा, वायु से है। तो सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती हो, इसलिए सभी स्वरों को अल्प प्राण कहा जाता है ना। घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास के कंपन से, मतलब कि श्वास के कंपन से, स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन से उत्पन्न होती है, इसलिए सभी स्वर संघोष होते हैं ना, सघोष होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार ये होता है और विसर्ग ये होता है। ऐसी ध्वनियां जो है न स्वर है और न ही व्यंजन है। आचार्य केसरीदास वाजपेयी, इसे याद रखिएगा, नाम को याद रखिएगा, इन्होंने इन्हें अयोग वाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी योग के ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले निर्धारित किया गया है, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह जो है स्वर कितने हैं? 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। जैसे कि स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण के स्थान ना, कंठ इस प्रकार से किए जाते हैं। कंठ, ओठ, तालव्य, मतलब कि तालु से मूर्धन यानी कि मूर्धा से, ओष्ठ यानी कि ओठ से, कंठ तालव्य ना, जो ये चीज आप याद रखिए। कंठ, कंठ से आ, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है। सेम ही है। री मूर्धन से बोला जाता है। और भी जैसे कि आपको आगे बताएंगे कि तालु से कौन सा होता है। और कंठ तालव्य का अर्थ होता है कंठ प्लस तालु से, दोनों मिलके उच्चारण जो होते हैं वो ए होता है। ठीक है, ए। एंड कंठोठ, है ना, ये कंठ और ओष्ठ से, यानी कि कंठ और ओठ से मिलकर जो उच्चारण होते हैं ओ और औ होता है। नेक्स्ट, व्यंजन। चलिए देखते हैं। वे ध्वनियां जो बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकती व्यंजन कहलाती है। ठीक है, व्यंजन कहलाती हैं। जैसे क, क को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क में हलन प्लस अ, यही ख, ख में हलन प्लस अ, ये दोनों मिलकर बनते हैं। जैसे ग अगर बात करें तो ग कैसे बनेगा? तो ग में हलन प्लस अ, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अन्य शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा या मुख द्वार से अबाध गति से नहीं निकलती है वर्ण, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग सारी चीज जानेंगे, जैसे अल्प प्राण,
महाप्राण, सारे चीज, ठीक है, व्यंजन के बारे में। तो जब व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, तब वह व्यंजन आधा होता है। हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए अभी मैंने जो बताया था, यानी कि जैसे कि ग, ग हम लोग कैसे बना रहे थे, ग में हलंत यानी कि आधा है, जब अ जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी कि ये ग बन जाएगा। देन यही बात यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, यही बात यहाँ बोला जा रहा है, यही बात यहाँ बोली जा रही है कि जब व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है तब वह व्यंजन कैसा होता है, आधा होता है। व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। कोई भी व्यंजन अगर हम बोल रहे हैं तो उसका अ के बिना उच्चारण मतलब नहीं हो, है ना। इसलिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के अंत में अ स्वर आता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार से च, यानी कि च अगर लिखते हैं तो च पूरा कैसे होगा, च में हलंत, यानी कि च आधा हुआ प्लस अ अगर इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा च हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनकी संख्या जो है, किनकी संख्या, मेरी संख्या नहीं, व्यंजन की संख्या, है ना। व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, परंतु ड़ और ढ के नीचे बिंदु, ढ के नीचे बिंदु, इसे द्विगुण व्यंजन जुड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अगर ये हम लोग द्विगुण व्यंजन को अगर बाहर निकाल देते हैं तो इनकी संख्या 33 हो जाती है, और अगर इनको जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पहला जो है कंठ्य व्यंजन, है ना, जिन व्यंजनों की ध्वनियों के उच्चारण जिह्वा के पीछे भाग से यानी कि कोमल तालु स्पर्श होता हो वो कंठ ध्वनियां होती है, यानी कि जो कंठ से जिसका जो व्यंजन का उच्चारण होता है उसे हम लोग कंठ्य व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट तालव्य, जो व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है ना, तालु, यानी कि तालु किसके कहते हैं, जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, जीवा का जो अग्रभाग कठोर होता है वो तालु को स्पर्श करता है, उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं, जैसे च, छ, ज, अक्ष, इया, तालाबी श, य। यानी कि तालव्य व्यंजन की संख्या कितनी होगी यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तालव्य व्यंजन की संख्या हिंदी में 7, और कंठ व्यंजन की संख्या ना, कंठीय व्यंजन की संख्या 5। यही चलते हैं मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिसे जिसके उच्चारण में मूर्धा, है ना, मूर्धा सहायता होता है, यानी कि कठोर तालु के मध्य भाग का ना, मध्य का भाग जो कहलाता है मूर्धा कहलाता है, तालु का जो मध्य भाग कहलाता है वो मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी नोक का निचला भाग मूर्धा को स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, मूर्धनि न और स। और ये टोटली कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। दंत व्यंजन, जो व्यंजन के उच्चारण में ना दांत का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि त, थ, द, ध और श। इस प्रकार से यहाँ 5 हो गए। नेक्स्ट ओष्ठ व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण में ओठ का सहायता ली जाती है ना, उसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। प, फ, ब, भ और म, ये टोटल 5 हो गए। नेक्स्ट दंत, दंत्योष्ठ, यानी कि जो दांत और ओठ से मिलकर जो व्यंजन का उच्चारण किया जाता है वो दंत्योष्ठ कहलाता है, जैसे कि व। याद रखेंगे, सारे याद रखेंगे आप। एंड वतस्य व्यंजन, तो इसमें जो होता है कि वतस्य यानी कि मसूड़ों को स्पर्श करता है, यानी कि जीवा के ऊपरी भाग को जो मसूड़ों को स्पर्श करती है उसे वतस्य व्यंजन कहते हैं, जैसे कि न, र और ल। इस प्रकार के 3 होते हैं, ठीक है। प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन को बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। जैसे कहने का अर्थ यह है कि स्पर्श व्यंजन जिह्वा का कोई भी भाग मुंह के कहीं भी कोई भी जगह अगर वो स्पर्श करता है तो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और ये अब तक ना क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 5-5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे कि इन्हें हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जैसे कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, ये सब क्या है, तवर्ग, है ना, कवर्ग से लेकर तवर्ग तक। इस प्रकार से यहाँ ये वर्गीय व्यंजन है।
स्पर्शी स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ संघर्ष के साथ निकलती है, इसलिए इस वर्ग के व्यंजनों को, है ना, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ और इया, यानी कि चवर्ग का पूरा भाग, यानी कि 5 होते हैं ये। नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो नासिक्य व्यंजन की संख्या 5 होती है। कौन कौन सा? अंग, इया, मूर्धनि न, दंत न और म। ये 5 व्यंजन है जो नासिक्य व्यंजन है और इनकी संख्या 5 है ना। उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, इसलिए इसे नासिकीय या फिर अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। जिसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है वो नासिकीय व्यंजन कहलाता है। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहा जाता है? नेक्स्ट हम लोग जानेंगे उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है, उसके बाद झटके से नीचे आ जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। झटके से नीचे आती है, ठीक है। जैसे कि ढ और अड़ और ढ के नीचे बिंदु उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? और लुंठित व्यंजन की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 1 होती है, रट लेंगे, ठीक है। लुंठित व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर, लुंठित का अर्थ है लुढ़क कर, जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, जिसे हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं भाई? पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु पार्श्वों में हवा निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन की संख्या जो होती है कितनी होती है? 1 होती है, और वह है ल। वह है ल। क्या है? ल है, ठीक है। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? य, र, ल, व, 4 है, ठीक है। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है, वह क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। उष्म व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में सुरसुराहट अथवा उष्मा या संघर्ष उत्पन्न होता हो, वह क्या कहलाता है? वो उष्म व्यंजन कहलाता है। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? तालाबी स, मूर्धन स, ह, ठीक है, ये 4 होती है। नेक्स्ट वतश्चर्य व्यंजन, जिन व्यंजनों, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का ऊपरी भाग मसूड़ों को स्पर्श करती है, वह क्या कहलाती है? जैसे कि नरल, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्वर यंत्रमुखी या फिर कांकल्य व्यंजन। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र यानी मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, वो स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर यंत्र मुखी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 1, और वो है यह ह। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को भाग भाग में बांटा गया है। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो देखिए अल्प प्राण का अर्थ है, इसका कोड आप याद रखिएगा हमेशा। अल्प प्राण व्यंजन का जो कोड है 1, 3 और 5 है। 1, 3, 5 कहने का अर्थ है कि क, ख, ग, घ और अंग लेते हैं। तो देखिए ये 5 में 1 हो गया अल्प प्राण, 3 हो गया यानी कि ग हो गया अल्प प्राण, और 5 हो गया यानी कि अंग हो गया अल्प प्राण। इस प्रकार से यहाँ सारे एग्जाम्पल बता दिए, क, ग, ग, ड, च, ज, इस प्रकार से जो है सारे में चवर्ग में पवर्ग में टवर्ग में आप निकाल लेंगे। चलिए कोड आप हमेशा याद रखेंगे। महाप्राण का कोड क्या है? दूसरा और चौथा। कहने का अर्थ है कि महाप्राण का अर्थ 2 और 4। जैसे कि कवर्ग में देखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें 5 है। दूसरा नंबर पे ख है, यानी कि ख क्या हो गया? महाप्राण, और घ क्या हो गया? ये भी महाप्राण हो गया। इस प्रकार से आप चवर्ग टवर्ग में निकाल सकते हैं। घोषत्व के आधार पर अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, सघोष को घोष व्यंजन भी कहा जाता है। यानी कि ये जो है अघोष व्यंजन में, अघोष व्यंजन का कोड है, कोड हमेशा याद रखेंगे, कोड याद रखिएगा सारा चीज निकल जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि क, च, ट, प ये सब होता है, नहीं, कोड आप याद रख लेंगे, आपको अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन सारे आप याद हो जाएंगे। जैसे कि 1 और 2, ये क्या है? 1 और 2 अघोष व्यंजन है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, है ना। इतने इसमें क्या है? 1 और 2। अगर आपको पूछे कि ख क्या है, तो ख क्या बोलेंगे?
वन, ये वन पर आया, ये टू पर आया। क और ख क्या है? ये अघोष व्यंजन है। यही इसमें सघोष का बात करें तो इसका कोड क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि 3, 4 और 5, यानी कि ग, घ और अंग क्या हो जाएगा? यहाँ सघोष यानी कि घोष व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो सघोष अघोष, यहाँ आपका वर्णमाला समाप्त हुआ और हिंदी भाषा का हम लोग क्लास फर्स्ट में ही क्लास कर लिए थे, यानी कि अब हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अपने सारे दोस्तों को ये शेयर वीडियो कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह लाभ प्राप्त हो सके। सारा क्लास यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और बस 1 से 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएंगे। 53 यानी कि 53 से 55 यानी कि 55 टेस्ट यहाँ आपको कराए जाएंगे ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो एडी झारखंड क्लास के साथ जुड़े और इस बार वर्दी को नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है। ठीक है, यही संकल्प के साथ पढ़े रहिए, ज्वाइन करिए। धन्यवाद।